हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए अप्रैल मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। और कंटेंट जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जैसा आपको पढ़ाया गया है क्लास में, एज इट इज ऐसा ही मिलेगा उस पीडीएफ में कंटेंट। तो ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। विद कंटेंट आपको पीडीएफ मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। डिस्कस करते हैं हमारी क्लास अप्रैल मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Asian Infrastructure Investment Bank AIIB will open first overseas office in which city? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय यानी कि फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी, किस शहर में खोलेगा, ये पूछा गया है। तो मुंबई, सिंगापुर, अबू धाबी, दुबई। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अबू धाबी। ठीक है, AIIB का फुल फॉर्म सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अपनी फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस खोलेगा अबू धाबी में। The AIIB has recently signed an agreement to create its first interim operational hub in Abu Dhabi global market, marking its initial foray into establishing an overseas office. ठीक है, तो याद रखना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो हाल ही में अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक विदेशी कार्यालय स्थापित करने में अपना प्रारंभिक प्रयास रहेगा। मार्किंग इट्स इनिशियल फोरे इनटू एस्टैब्लिशिंग एन ओवरसीज ऑफिस। कहाँ पे? अबू धाबी में। कौन सा? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, याद रखना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अबू धाबी में अपना फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस खोलेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल लॉन्च न्यू डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है, तो कौन सा देश सोने द्वारा समर्थित नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो काफी डाउन हो रही है, इसके चलते डिसीजन लिया गया है जिम्बाब्वे जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा। तो क्या बोला गया है? टू कॉम्बेट द फेलिंग वैल्यू ऑफ जिम्बाब्वे करेंसी, द रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस्ड ए गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। तो जिम्बाब्वे की मुद्रा के गिरते मूल्य से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे, शॉर्ट में क्या है? RBZ, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, RBI हमारा RBI है इंडिया का, वैसे ही जिम्बाब्वे का है RBZ। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने सोना समर्थित डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखना जिम्बाब्वे विल लॉन्च न्यू डिजिटल करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड। तो जिम्बाब्वे जो है वो सोने के द्वारा समर्थित नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। क्यों करेगा? तो जो अब मुद्रा है, जो वहां की करेंसी है, वो गिरते मूल्य से निपटने के लिए, यानी कि द फॉलिंग वैल्यू ऑफ द जिम्बाब्वे करेंसी। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने ये अनाउंसमेंट किया है, डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ओकेजन फॉर द रिलीज ऑफ ₹100 कॉइन। तो 100 रुपये का सिक्का जारी होने का अवसर क्या है? न्यूज पुरानी है क्योंकि अप्रैल मंथ के हम कवर कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ये ना बोले कि मैम ये हमें पता है। ठीक है, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो लोग सुन सकते हैं। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द ओकेजन फॉर द रिलीज ऑफ ₹100 कॉइन। 100 रुपये का सिक्का जारी होने का क्या अवसर है? तो मन की बात 100th एपिसोड, तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है मन की बात, उसका 100वें एपिसोड के अवसर पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिसीजन लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इश्यूड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टार्टिंग that a new ₹100 coin will be minted by the central government to commemorate the 100th edition of the radio program Man Ki Baat with Prime Minister Narendra Modi।
तो वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण की स्मृति में केंद्र सरकार द्वारा 100 रुपये का नया सिक्का जारी किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है मन की बात, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये नोटिफिकेशन स्टार्ट किया है, क्या 100 रुपये का कॉइन सिक्का यानी कि 100 रुपीज का कॉइन जो है वो जारी किया जाएगा। किस अवसर पर? तो मन की बात 100 एपिसोड इस अवसर पर। ठीक है, 100वें संस्करण की स्मृति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which organization publishes the Index of Economic Freedom? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा? वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या हेरिटेज फाउंडेशन? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन पब्लिश करता है? तो वो करता है हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेरिटेज फाउंडेशन इज द राइट आंसर। The Index of Economic Freedom is an annual report that measures the level of economic freedom in countries around the world. The index is published by the Heritage Foundation and a conservative think tank based in Washington DC in partnership with the वॉल स्ट्रीट जर्नल। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया भर के सभी देशों से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को मापती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ, ये लाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा दिए क्या होता है। द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इज एन एनुअल रिपोर्ट, ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो मीजर करती है द लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो लेवल जो है वो मेजर करती है इकोनॉमिक फ्रीडम का सभी देशों की अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो यह सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो इसको पब्लिश कौन करता है? देखिए, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है आपसे कि इस जो रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिश करता है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, पब्लिश की जाती है, जो वॉशिंगटन DC में स्थित एक क्या है, थिंक टैंक बेस्ड है। ठीक है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के साझेदारी में है। याद रखना, सिंपल जो है आपको याद रखना है वो है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट रिलीज्ड बाय पब्लिश्ड बाय हेरिटेज फाउंडेशन, द हेरिटेज फाउंडेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच कंट्री हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट ऑन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन रिसेंट ईयर्स? पूछा गया है कि हाल ही के वर्षों में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में कौन सा देश लगातार प्रथम स्थान पर रहा है यानी कि फर्स्ट रहा है, फर्स्ट रैंक पे रहा है। ठीक है, चाइना, सिंगापुर, USA या स्विट्जरलैंड? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंगापुर। सिंगापुर इज द राइट आंसर। सिंगापुर हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट ऑन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन recent years with a score of 89.4 in 2021. The 2023 Index of Economic Freedom gave India a total score of 52.9 out of 100, which translates to a 52.9% performance on the index. India's total score on the 2023 index is its lowest in 6 years. In the index, India is placed at the 131st spot out of 184 nations. कंटेंट को आपने जरूर पढ़ना है। मैंने अपनी हर क्लास में बताया है कि कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जरूर इसको लाइन बाय लाइन वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके पढ़ना है। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में क्या कंटेंट को पढ़िए, हिंदी में या इंग्लिश में, क्योंकि कंटेंट में काफी डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाता है। सभी जो भी इसके आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग पूरा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाती है विद कंटेंट, इसलिए आपने पढ़ना है। ठीक है, बोला क्या गया है, हाल के वर्षों में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में सिंगापुर जो है वो लगातार पहले स्थान पर रहा है, रैंक फर्स्ट पे कंटिन्यू रहा है सिंगापुर। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट में? तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की रिपोर्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं 2021 में। तो 2021 में 89.4 के स्कोर के साथ भी तो ये रहा है
टॉप पे या रैंक 1 पे। और आर्थिक स्वतंत्रता के 2023 इंडेक्स ने भारत को 100 में से 52.9 का कुल स्कोर दिया, जो सूचकांक पर 52.9 प्रदर्शन का अनुवाद करता है। यानी कि 2023 में कितना था इंडिया का? 52.9 था। ठीक है, 2023 सूचकांक पर भारत का कुल स्कोर 6 वर्षों में सबसे कम है, और सूचकांक में भारत को 184 देशों में 131 जो है वो रैंक पे रखा गया है। क्वेश्चन में कैसा भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में कंटिन्यू फर्स्ट रैंक पे कौन सा है? रैंक फर्स्ट सिंगापुर। ठीक है, फर्स्ट है। इंडिया की रैंक मोस्टली पूछी जाएगी ना, तो ऐसे तो पूछा जाएगा या फर्स्ट पूछा जाएगा या अपना कंट्री, कभी कभी नेबरिंग कंट्री भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया की रैंक इसमें है 131। ठीक है, 131 इंडिया की रैंक है, ये याद रखो। इंडिया की रैंक याद रखना, टॉप कंट्री याद रखना सिंगापुर। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पार्टनरशिप बिटवीन केनरा बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब? तो केनरा बैंक और RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बीच क्या साझेदारी है? इसको बोलेंगे RBIH। ठीक है, तो क्या है ये पार्टनरशिप? क्या है इसको, जो आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से पूछा गया है। तो पार्टनरशिप है पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन इन इंडिया, ऑप्शन बी। ठीक है, केनरा बैंक और RBIH के बीच में पूछा गया है अ पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन इन इंडिया। केनरा बैंक इन पार्टनरशिप विद द RBIH has introduced a new customer friendly service called, क्या कहेंगे इसको? Digitalized submission of form 15G 15H which is aimed at enhancing customer satisfaction। ठीक है, ये इसको बोला जाएगा कि केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी में फॉर्म 15G 15H का डिजिटल सबमिशन नामक एक नए ग्राहक अनुकूल सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन? तो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन यानी कि डिजिटल भुगतान समाधान क्या है? तो वो क्या है? पेमेंट सॉल्यूशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज मोबाइल एप्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, सिंपल लाइन में इसको बताया गया है कि व्हाट आर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है आपको लग रहा है थोड़ा डिफरेंट है, ये कुछ बेस्ड है, जो न्यूज है, जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिंपल लाइन में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, व्हाट आर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन? तो पेमेंट सॉल्यूशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज मोबाइल एप्स एंड इंटरनेट बैंकिंग। क्लियर? चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? What is the rank of India in World Bank Logistic Performance Index? So विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत को इसमें कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की रैंक है इसमें 38। ठीक है, किस में पूछा गया है? तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। India has made a significant leap on the World Bank Logistic Performance Index, moving up 6 places to 38th out of 139 countries in the 2023 ranking। ठीक है, तो भारत ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जो 2023 रैंकिंग में 139 देशों में से 6 स्थान ऊपर 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? जो 6 रैंक है वो आगे हो गई है, और हो गई है अभी प्रेजेंट में 38। किसमें? तो वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 38। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? What did the RBI announce regarding provisioning norms for urban cooperative banks? तो शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रावधान मानदंडों के संबंध में RBI ने क्या घोषणा की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? What did the RBI announce regarding provisioning norms for urban cooperative banks? राइट आंसर क्या हो जाएगा? They have unified the provisioning norms for standard assets across all categories of UCBs। ठीक है, ऑप्शन सी।
क्या पूछा गया है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए जो जो प्रोविजंस है उनके संबंध में आरबीआई ने क्या घोषणा की है, क्या अनाउंसमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो वो किया है, दे हैव यूनिफाइड द प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स अक्रॉस ऑल कंट्रीज ऑफ all categories of UCBs, ठीक है। तो रिजर्व बैंक अनाउंस दैट it has unified the provisioning norms for standard assets across all categories of UCBs urban cooperative bank। तो आरबीआई ने ये घोषणा की कि उसने यूसीबीज की सभी श्रेणियों में मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान मानदंडों को एकीकृत कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the aim of harmonizing the provisioning norms for standard assets across all categories of UCBs, ठीक है। यूसीबीज की सभी श्रेणियों में मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान मानदंडों को सुसंगत बनाने का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या इसका मेन ऑब्जेक्ट है, क्या इसका मेन एम है, ठीक है। तो क्या है, टू सिंप्लीफाई द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर यूसीबीज, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है, कुछ क्वेश्चन सिंपल सिंपल एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कि क्या एम है, व्हाट इज द एम ऑफ हार्मोनाइजिंग द प्रोविजनिंग norms for standard asset across all the categories of UCB to simplify the regulatory framework for UCBs. Next question, Jupiter, a new banking startup, has obtained a non-banking finance company license from the RBI. What is a new bank? तो न्यू बैंक है क्या, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि न्यू बैंक है क्या। न्यू बैंक स्टार्टअप जुपिटर ने आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि सीधी सीधी बात है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लाइसेंस प्राप्त किया है नियो बैंकिंग, ठीक है। पूछा गया है कि नियो बैंक है क्या है नियो बैंक। तो नियो बैंक क्या है जानते हैं, अ बैंक दैट प्रोवाइड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ये है नियो बैंक। एक बैंक प्रोवाइड करता है सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स इज कॉल्ड द नियो बैंक। क्लियर। Jupiter, a new banking startup, has obtained an NBFC license from the RBI, enabling the company to provide credit from its own resources, ठीक है। तो जुपिटर एक न्यू बैंकिंग स्टार्टअप ने आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया है, याद रखना न्यू बैंकिंग, ठीक है, जिससे कंपनी अपने संसाधनों से ऋण प्रदान करने में सक्षम हो गई है। इनेबलिंग द कंपनी टू प्रोवाइड क्रेडिट फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेस, तो अपने ओन रिसोर्सेस से जो कंपनी है वो लोन प्रोवाइड करा सकती है, वो करने के काबिल हो गई है, सक्षम हो गई है, एबल हो गई है, ठीक है, याद रखना। तो ये जो सिंपल सिंपल बता दिया है कि जुपिटर एंड न्यू बैंकिंग स्टार्टअप हैज ऑब्टेन एन एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। न्यू बैंक, अ बैंक दैट प्रोवाइड सर्विसेज एक्सक्लूसिवली थ्रू ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a type of NBFCs? तो कौन सा इनमें से है जो किसी भी एक प्रकार का NBFC नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो कौन सा है, एसेट फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो नहीं क्या है, पेमेंट बैंक, ठीक है। Payment bank are type of bank that operate on a smaller scale than traditional banks and focuses on providing basic banking services such as deposit accounts, remittances and bill payments. They are different from NBFCs, ठीक है। बोला क्या गया है कि भुगतान बैंक एक प्रकार के बैंक हैं जो पारंपरिक बैंकों की तुलना में छोटे पैमाने पर संचालित होते हैं और जमा खाते, प्रेषण और बिल भुगतान जैसे बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे एनबीएफसी से भिन्न हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एनबीएफसीज। Payments banks are type of bank that operate on a smaller scale than traditional bank and focuses on providing basic banking services such as deposit accounts, remittances and bill payments. क्लियर हो गया कि कैसे ये एक एनबीएफसी नहीं है, कौन सा, पेमेंट बैंक, ये एक्सप्लेन किया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following services can NBFC provided? तो NBFC जो है वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रदान कर सकती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक,
कर सकता है? नहीं। इश्यूइंग क्रेडिट कार्ड्स? नहीं। ऑफरिंग चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स? नहीं। प्रोवाइडिंग लोन एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। पूछा गया है ना कि एनबीएफसी इनमें से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, तो प्रोवाइडिंग लोन प्रोवाइड कर सकता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो एनबीएफसीज आर प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग लोन एंड credit facilities to individuals and businesses, and they are not allowed to accept deposits from the public like banks. तो एनबीएफसी मुख्य रूप से व्यक्तियों और व्यवसायों को ऋण और क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने में शामिल है और उन्हें बैंकों की तरह जनता से जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है एनबीएफसी को। ठीक है, तो ये बता दिया कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, और यहाँ पे हमने बोला है कि इनमें से ये किस प्रकार के एनबीएफसी, किस तरह से ये कंपनीज जो है पेमेंट बैंक, ये एनबीएफसी नहीं है। विद डिटेल एक्सप्लेन किया है, कंटेंट एक्सप्लेन किया है, इसीलिए आपने कंटेंट पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। ठीक है, आराम से मैं क्लास ले रही हूँ, आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आप हर चीज समझते जाएं, पढ़ते जाएं। नहीं है तो वीडियो को पॉज करें, उसको बार बार पढ़ें, नहीं समझ में आता तो। ठीक है, समझ में आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chief executive officer of the Association of Asset Reconstruction Companies ARCs? तो पूछा गया है कि एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, किसे अपॉइंट किया गया है इनमें से, तो हरिहरा मिश्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है। Harihara Misra has been appointed as the new CEO of the Association of Asset Reconstruction Companies. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है हरिहरा मिश्रा। ठीक है, The ARCs are the voice of all asset reconstruction companies in India and have been active for over 8 years currently. There are 28 ARC registered with the Reserve Bank of India. क्वेश्चन में जो न्यूज दी गई है, कंटेंट दिया गया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो याद रखना 28। ठीक है, 28 एआरसी रजिस्टर्ड किसमें, विद द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 28 एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड हैं, इसीलिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना है। तो एआरसी के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है हरिहरा मिश्रा, पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हरिहरा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The number of people enrolled in the Atal Pension Yojana has surpassed 10 crore of March 31st, 2023. तो 31 मार्च 2023 तक अटल पेंशन योजना में नामांकित लोगों की संख्या कितनी करोड़ हो गई है, वो हो गई है 5.20 करोड़। ठीक है, In a recent report, the number of people enrolled in the Atal Pension Yojana has surpassed 5.20 crore as of March 31st, 2023. In the fiscal year 2022-23, over 1.19 crore new subscribers joined the scheme, a growth of more than 20% compared to 99 lakh in previous financial year. ठीक है, ये भी याद रखना है, इसलिए कंटेंट दिया गया है कि अटल पेंशन योजना में की रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 मार्च 2023 तक अटल पेंशन योजना में नामांकित लोगों की संख्या हो गई है 5.20 करोड़ से अधिक हो गई है। ठीक है, इससे भी ज्यादा हो गई है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ से अधिक नए ग्राहक इस योजना से जुड़े हैं। टोटल कितने नए जुड़े हैं, 1.19 करोड़, जो पिछले वित्तीय वर्ष की 99 लाख की तुलना में 20% से अधिक की इसमें वृद्धि देखी गई है। क्लियर हुआ अटल पेंशन योजना का क्वेश्चन। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटेंट प्लीज पढ़ लेना, मुझे इतने बार ना बोलना पड़े, उसको जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। R.AG announces partnership with small finance bank to drive farmers financial inclusion. R.AG ने किसानों के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए
किस लघु वित्त बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो वो की है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, Shivalik Small Finance Bank has announced a strategic partnership with RA.AG, a grain commerce platform to provide financing to small farmers against warehouse receipts. ठीक है, तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गोदाम रसीदों के बदले छोटे किसानों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अनाज वाणिज्य मंच R.AG के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। क्लियर हुआ? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक है ये, कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच बैंक आर इंटीग्रेटेड विद द NOC's प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांजेक्शन ऑन द ONDC नेटवर्क एज ऑफ अप्रैल 2023? तो ONDC नेटवर्क पर लेन देन के लिए कौन सा बैंक NOCS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है अप्रैल 2023 तक? तो वो कौन कौन से बैंक हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ONDC का सबको फुल फॉर्म पता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ ONDC। ठीक है, तो कौन से बैंक हैं? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड यस बैंक। ठीक है, ऑप्शन बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया है देख लेते हैं। द NPCI सब्सिडरी NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड हैज लॉन्च्ड द NOC's प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विसेज फॉर ट्रांजैक्शन मेड ऑन द ONDC नेटवर्क। तो बोला गया है कि NPCI की सहायक कंपनी NPCI भारत बिल पे लिमिटेड ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क पर किए गए लेन देन के लिए समाधान और निपटान सेवाएं प्रदान करने के लिए NOCS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा प्लेटफॉर्म? NOCS। क्लियर हुआ? और बैंक कौन कौन से थे इस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत वो बताया गया है, मैंने आपको बता दिया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक एंड यस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द NPCI subsidiary has launched the NOCS platform to provide reconciliation and settlement services for transaction made on the ONDC network. What is ONDC? ONDC का अभी मैंने फुल फॉर्म बताया था ना, तो क्या पूछा गया है कि ONDC है क्या? क्या है ONDC? ये पूछा गया है। ONDC a network for buyers and sellers to transact across different platform called the ONDC. ठीक है, ONDC is an open network for digital commerce in India that allows sellers to display their products and services across different participating apps and platforms. Buyers and sellers can transact irrespective of the application they use as long as the platform are connected to this open network called the ONDC. ठीक है, तो मैंने बता दिया ONDC क्या है। सिंपल लाइन में एक नेटवर्क है फॉर बायर्स एंड सेलर्स टू ट्रांजैक्ट अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स कॉल्ड द ONDC. नेक्स्ट क्वेश्चन। Reliance General Insurance has made history by becoming the first general insurance company to accept the RBI Central Bank Digital Currency (CBDC) e-rupee for premium payments. Reliance General Insurance has tied up with Dash to facilitate the collection of premiums in digital mode. क्या पूछा गया है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने प्रीमियम भुगतान के लिए RBI के CBDC e-रूपी को स्वीकार करने वाली पहली सामान्य बीमा कंपनी बनकर इतिहास रचा है। किसने? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने। डिजिटल मोड में प्रीमियम के संग्रह की सर्विसेज के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? तो वो यस बैंक के साथ किया है। ठीक है, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट, पहले जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने ये एक्सेप्ट किया है RBI CBDC e-rupee फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। कौन सी बन गई है फर्स्ट कंपनी? वो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, किसके साथ की है साझेदारी समझौता? वो किया है यस बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शंस लॉन्च्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस
क्या है, ये होता क्या है रिफ्लेक्शंस, ये पूछा गया है। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शंस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी बाय एंड पॉलिसीज, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिसीज। The Union Minister of Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman, launched a book called Reflections in Mumbai. एक बुक लॉन्च की जिसका नाम है रिफ्लेक्शंस। कहाँ पे की, मुंबई में। किसने की, तो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने की। द ऑथर ऑफ द बुक, कौन है इस बुक के ऑथर, ये भी देख लेते हैं। उनका नाम क्या है, नारायणन वाघुल, ठीक है, नारायणन वाघुल, अ वेल नोन बैंकर, एंड इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ experience in the financial landscape of India over several decades। तो ये कई दशकों में भारत के वित्तीय परिदृश्य में उनके अनुभवों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तभी पूछा गया है कि इनके द्वारा लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस क्या है, अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमी एंड पॉलिसीज। राइटर कौन है इसके, याद रखना, उनका नाम है नारायणन वाघुल, ठीक है, जो एक जाने माने बैंकर्स हैं। Next question. How much money is SBI seeking through the issuance of dollar bonds? तो डॉलर बॉन्ड जारी करके SBI कितना पैसा मांग रहा है, इशू कर रहा है, ये पूछा गया है। कितना, $100 million, $250 million, $500 million या $750 million? $500 million is the right answer, ठीक है। According to the sources, the biggest financial institutions in the country, SBI is anticipated to begin discussion with investment bank next week regarding a proposed offering। तो सूत्रों के मुताबिक देश का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है SBI प्रस्तावित पेशकश के संबंध में अगले सप्ताह निवेश बैंकों के साथ चर्चा शुरू करने की उम्मीद है। याद रखिएगा कितना अमाउंट की बात करेंगे, तो वो है $500 million। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड अप विराट कोहली एज देयर ब्रांड इन्फ्लुएंसर? तो हाल ही में किस बैंक ने विराट कोहली को अपना ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में साइन किया है? HSBC, ठीक है, HSBC बैंक ने किया है। HSBC इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड विराट कोहली, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इश्यूड a press release on April 19 to confirm the partnership। तो HSBC इंडिया ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। वित्तीय सेवा कंपनी ने साझेदारी की पुष्टि के लिए 19 अप्रैल को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। अप्रैल मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्लीट हुआ हमारे इस लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 के साथ। आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, पॉज करके देखिए, PDF डाउनलोड करके देखिए, जैसे सुटेबल है वैसे देखिए, और अच्छी लगी क्लास तो शेयर जरूर करिए, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए, और जुड़े रहिए। क्लासेस अब रेगुलर होंगी, आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और PDF चाहिए मैम, PDF चाहिए मैम, ऐसा मत बोलिए, आपको मैं बता चुकी हूँ कि PDF आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंप्लीट PDF आप जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा पढ़ाया गया है क्लास में एज इट इज ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, कुछ अलग नहीं होगा। जैसा पढ़ाया गया है, जैसा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रैल कंप्लीट हुआ, मई स्टार्ट करते हैं। मई की क्लास में आ जाइएगा, जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा, क्लास पढ़िएगा, वीडियो पढ़िएगा, ठीक है, वीडियो देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, एग्जाम्स आपका आ चुका है, RRB भी है और IDBI भी है, सारे एग्जाम्स की सीरीज स्टार्ट हो गई है। टाइम तो लगभग अब सिर्फ पढ़ाई का ही रह गया है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यू रहिए क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।